आज हम बात करेंगे सल्फर के ऑक्सो अम्ल के बारे में। हाँ देखो, सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो अम्ल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सल्फर के जो मुख्य मुख्य ऑक्सो अम्ल है उन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। हाँ, तो जो सबसे पहला आपका ऑक्सो अम्ल है वो है आपका H2SO4। क्या है आपका H2SO4? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है इसका मतलब? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हाँ, और इसे क्या कहते हैं? आपका अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। हाँ, तो आपको इस सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि सल्फर का ऑक्सो अम्ल है इसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपको इसका क्या याद होना? अणुसूत्र याद होना, जो कि पता है आपको H2SO4। फिर आपको इसका नाम पता है जो कि होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद आपको इसकी पता करनी होगी संरचना। संरचना क्या होती है? तो देखो, H2SO4 की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर रहता है एक OH, इधर रहता है आपका एक OH। ये होती है आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना। 2 हाइड्रोजन हो गई H2S और आपकी 4 ऑक्सीजन। ये होती है आपकी किसकी संरचना? सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना। आपको ये बनाना रहता है एग्जाम में। हाँ, अब इसके हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपके क्षारकता की। किसकी बात कर लेते हैं? क्षारकता की। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? आपका अम्ल है। अम्ल के लिए क्षारकता निकाली जाती है और क्षार के लिए अम्लीयता निकाली जाती है। हाँ, अब क्षारकता कैसे निकालते हैं? तो बस आपको आपका संरचना सूत्र देखना है। संरचना सूत्र में देखना है कि आप अधिकतम कितने हाइड्रोजन निकाल सकते हो। अधिकतम कितने हाइड्रोजन निकाल सकते हो? तो यहाँ की एक जो H है वो H+ के रूप में निकल जाएगी, यहाँ की और एक H+ के रूप में निकल जाएगी। तो यहाँ से कितनी हाइड्रोजन निकल सकती? 2 हाइड्रोजन निकल सकती है। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2। निकलने वाले हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? क्षारकता। इसे हम आपका क्या कहते हैं? N फैक्टर भी कहते हैं। N फैक्टर का है, क्षारकता का है, आंसर आपका 2 ही होना चाहिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। हाँ, उसके बाद देखना यहाँ पर हमें बताना है ये वाला जो सल्फर है इसका संकरण क्या है। ये वाला जो आपका सल्फर है उसका संकरण क्या है। हाँ, तो देखो, यदि मैं संकरण की बात करूं तो संकरण के लिए आपको क्या करना रहता है? लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध, इन दोनों को काउंट करना रहता है। लोन पेयर और सिग्मा बंध। देखो, इस सल्फर के ऊपर कोई आपका लोन पेयर उपस्थित है? नहीं उपस्थित है, तो 0 प्लस सिग्मा बंध कितना बना रहा है? पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। दूसरा हमेशा पाई होता है, दूसरा हमेशा पाई होता है। 2 बंधों में पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, और ये तो एक ही मतलब सिग्मा। तो सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 कितने हो गए? सिग्मा। मतलब संकरण के लिए हमें 4 लोगों को बांटना है। हाँ, तो देखो 4 अर्थात संकरण क्या हो जाएगा आपका? sp3। संकरण क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और यदि संकरण sp3 है तो यदि मैं ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति क्या हो जाएगी आपकी? चतुष्फल की। क्या हो जाएगी? चतुष्फल की। तो आपको कुछ जानकारी देना रहता है। पहला नाम, अणुसूत्र, संरचना बनानी रहती है, क्षारकता लिखना रहता है, संकरण लिखना रहता है, ज्यामिति लिखनी रहती है। अब ज्यामिति के बाद आपको लिखना रहता है ऑक्सीकरण अंक। क्या लिखना रहता है? ऑक्सीकरण अंक, कि सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो देखो, यदि आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है ना, किसके ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है? सल्फर की। तो केवल सल्फर पर फोकस करना, बाकी किसी पर फोकस मत करना। हाँ, देखो, आपका एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। एक ऑक्सीजन की -2। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। लेकिन वो जो -2 है, एक -1 इस हाइड्रोजन को संतुलित करने में जा रहा है और एक -1 इस सल्फर को संतुलित करने में जा रहा है। तो यहां पर हमें केवल -1 ही लेना है। क्या लेना है? -1 ही लेना है। हाँ, यहां पर भी यदि H रहता ना तो यहां पर हमें -2 नहीं लेता, -1 लेता। हमें केवल देखना है कि S को सहयोग कितने प्रकार से केवल मिल रहा है। हाँ, तो देखो, यहां पर ये ऑक्सीजन अकेला है तो -2 पूरा का पूरा इसको देगा। ये वाला ऑक्सीजन भी अकेला है तो -2 पूरा का पूरा इसी को देगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 के साथ है, हाइड्रोजन के साथ, S के साथ। तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, लेकिन -1 देगा इस हाइड्रोजन को, एक -1 देगा इस सल्फर को। तो यहाँ पर सल्फर में इस ऑक्सीजन का योगदान कितना? -1 है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने का योगदान है? -1 है। सबको जोड़ दो, -2 -2 -4 -5 -6, इसके ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो जाएगी? +6। बस आपको पलट देना है बाद में, जो भी साइन रहेगा -2 -2 -1 -6 -6 का उल्टा +6। हाँ, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +6। मतलब यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आपकी? +6 है। तो आपको ये सभी बातें रहती, संरचना, क्षारकता, संकरण, ज्यामिति, ऑक्सीकरण अवस्था, बस, और कुछ बताना नहीं रहता है। बात है समझ में? अब सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में कुछ बात जान लो कि क्या है? एक बहुत अच्छा निर्जलीकारक है। क्या है? एक बहुत अच्छा निर्जलीकारक है। हाँ, दूसरा है इसका, ये बहुत ही क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है? बहुत प्रबल
अम्ल है। अब याद कैसे रखें, देखो यदि आपके हाथ में अम्ल पड़ जाए, वो भी प्रबल, तो क्या हो जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसका मतलब जल जाएगा, मतलब जल निकल जाएगा, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो, निर्जलीकारक का मतलब होता है जो जल निकालता है ना। तो यहां से समझ सकते हो कि ये बहुत अच्छा प्रबल अम्ल होने के कारण ये सामने वाले में से जल को भी अच्छे से निकाल सकता है। हाँ, तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में ये सभी जानकारी देनी है। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि इसका अम्लीय व्यवहार स्पष्ट कीजिए। क्या स्पष्ट कीजिए, अम्लीय व्यवहार। तो देखो अम्लीय व्यवहार कैसे स्पष्ट करते हैं उसे समझो। देखो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करने का मतलब होता है H+ को दान करने की प्रवृत्ति। हाँ, तो देखो जब आपका H2SO4 एक H+ प्रदान करेगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, HSO3- में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, HSO3- में। देखो H2SO4 की संरचना होती कैसी है, देखो ये हो गया आपका एक H दूसरा H, और ये क्या होता है आपका एक SO4 रहता है। हाँ, ये आपका एक H के ऊपर +1, ये वाला H के ऊपर +1, इसके ऊपर रहता है आपका -2। तो देखो +1 +1 +2, ये आपका -2, +2 -2 को कैंसिल कर देता है, कोई आवेश नहीं रहता आपका, इसलिए देख लो कोई भी आवेश नहीं है। हाँ, अब H2SO4 ने क्या कर दिया, H+ को प्रदान कर दिया, तो आपका ये वाला H+ क्या हो गया, हट गया। अब देखो +1 -2 क्या होता है, -1 होता है, इसलिए देखना HSO3 पर आपको माइनस मिलता है। अब ये वाला HSO3 क्या कर सकता है, और एक बार क्या कर सकता है, H+ प्रदान कर सकता है। तो यदि H+ प्रदान करता है तो H++ ये क्या बच जाएगा आपका SO3 क्या बच जाएगा, SO3 वो कैसे, पहले आपके 2 H+ थे, एक H+ निकला तो क्या बना HSO3-। अब यदि ये वाला भी H+ निकल गया, केवल क्या बचेगा, इसके ऊपर -2 ही तो बचेगा, इसलिए यहाँ पर आपको क्या मिलना है, मिलता है यहाँ पर भी 4 रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 4 रहेगा, HSO4-। हाँ, तो ये होता है जब आपका H2SO4 अम्लीय व्यवहार दिखाता है तो H+ दान करता है और HSO4- बनाता है, और फिर जब ये HSO4- H+ दान करता है तो क्या बनाता है, SO4 बनाता है। अब देखना ये जो आपका H2SO4 है वो क्या आपका प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है मतलब ये क्या करना चाहेगा, H+ को दान करना चाहेगा आपका। हाँ, अब देखना ये वाला जो आपका HSO4 है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस H+ को ग्रहण करके इधर आ सकता है, या वो इस HSO4 जो आपका माइनस है वो अपने ही H+ को दान करके इस साइड में आ सकता है। 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो वो ये वाला जो HSO4- है वो इस H+ को ग्रहण करके क्या बना सकता है, H2SO4, या ये वाला HSO4- एक H+ को दान करके क्या बना सकता है, SO4-। मतलब ये आपका अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। अम्ल की भांति कब करेगा, जब ये H+ दान करेगा, मतलब जब ये आगे की साइड में जाएगा तो अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और जब ये HSO4- H+ को ग्रहण करेगा तो क्षार की भांति व्यवहार करेगा। मतलब ये अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है और क्षार की भांति भी। इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन प्रकृति होती है। हाँ, अब यदि मैं बात करूं SO4-, तो इसके पास कोई ऑप्शन है क्या, H+ दान करने का ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है। ये इसके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि SO4-, इस H+ को ग्रहण करके वापस HSO4- में बदल सकता है। इसलिए जो आपका SO4-, होता है वो कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, आपका क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। ये आपका प्रबल अम्ल है तो H+ दान कर सकता है। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो H+ को ग्रहण करके आपका क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करे, या H+ को दान करके आपका अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करे, ये वाला। तो ये अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्षार की भांति भी, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। लेकिन SO4-, वो दान करने से रहा H+ को, वो केवल क्या कर सकता है, SO4-, एक H+ को ग्रहण कर सकता है, और यदि ग्रहण करेगा तो किसकी भांति कार्य करेगा, क्षार की भांति कार्य करेगा। तो यदि अम्लीय व्यवहार स्पष्ट करने को आता है एग्जाम में तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो आपको किसी भी सल्फ्यूरिक, किसी भी ऑक्सो अम्ल में यही सभी बातें बतानी, ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण, संरचना, एन फैक्टर, क्षारकता, ये सभी बातें आपको बतानी है, और अम्लीय व्यवहार को भी बताना है। ये क्या हो गया आपका पहला ऑक्सो अम्ल हो गया आपके सल्फर का। अब हम बात करेंगे दूसरा ऑक्सो अम्ल, जो कि क्या है आपका, इसके पहले क्या था, H2SO4 था। अब क्या पढ़ेंगे हम, एक ऑक्सीजन को निकाल दो, H2SO3। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, सल्फर के 5 ऑक्सीजन अम्लों के नाम, संरचना सूत्र, ज्यामिति, संकरण, ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो आपको 5 ऑक्सो अम्ल याद होना, ऐसा नहीं देगा कि आपको 5 ऑक्सो अम्ल नाम लिख के दे देगा, उनके आपको अणुसूत्र लिखने पड़ेंगे, संरचना सूत्र लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो खुद बोलेगा कि 5 ऑक्सो अम्लों के नाम,
उनके ऑक्सीकरण अवस्था, उनके अम्लीय व्यवहार, उनकी ज्यामिति, उनके संकरण के साथ स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो आपको ऑक्सो अम्ल भी याद होना है। पहला ऑक्सो अम्ल क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। दूसरा क्या आपका? H2SO3, जिसे क्या कहते हैं आपका? सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। दूसरा H2SO3। अब इसकी संरचना कैसी होती है? देखो, सल्फर डबल बॉन्ड O, ये आपका हो जाएगा OH, ये आपका हो जाएगा OH। और देखो, सल्फर अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 6 बंध बना सकता है। अधिकतम सल्फर कितने बंध बना सकता है? 6 बंध बना सकता है। हाँ, तो देखो कितने बंध बनाए? 1 2 3 4। 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या रहेंगे? इस प्रकार से इसके पास पड़े रहेंगे। हाँ, क्या रहेंगे? पड़े रहेंगे। तो ये होती है आपकी H2SO3 की संरचना। सल्फर अधिकतम 6 बंध बना सकता है, 4 बंध बनाता है तो 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा रहेगा। ये क्या हो गई? इसकी संरचना हो गई। अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं? इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब, या जिसे हम क्या कहते हैं? क्षारकता भी कहते हैं। क्षारकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2। क्षारकता 2 क्यों होगी? क्योंकि ये यहाँ से 2 जो आपके हाइड्रोजन और H+ के रूप में निकल सकते हैं, इसलिए क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? आपके संकरण की। संकरण के लिए लोन पेयर देखना रहता है। लोन पेयर कितने आपके? 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस सिग्मा बंध कितना बना रहा है? पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, चौथा क्या होगा? ये वाला पाई होगा। तो यहाँ पर कितने सिग्मा है? 1 2 3, 3 सिग्मा है। 3 + 1 क्या होता है? 4। और 4 की बात करूँ तो संकरण क्या हो जाएगा आपका? sp3। मतलब यहाँ के सल्फर पर भी जो संकरण है वो क्या आपका? sp3 संकरण है। यदि मैं इसके किसकी बात करूँ? संरचना की बात करूँ तो क्या हो जाएगी? चतुष्फल की हो जाएगी। सॉरी, ज्यामिति की बात करूं तो क्या हो जाएगी? चतुष्फल की हो जाएगी। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? बताना जरा। हमें केवल सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी, तो सल्फर से मतलब रखो, बाकी किसी से नहीं। देखो, ये वाला जो सल्फर है, ये वाला क्या हो जाएगा? -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -1। हाँ, इस ऑक्सीजन की आपको -1 ही लेनी, इस ऑक्सीजन की भी -1, तो -1 -2 कितना हो जाएगा? -4। -4 पलट दो, कितना हो जाएगा आपका? +4। मतलब ये वाले ऑक्सो अम्ल में सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? +4 होती है। कितना होती है आपका? +4 होती है। देखो, इसमें आपको और एक चीज ऐड की है। यहाँ पर आपको एनहाइड्रेट भी बनाना है। इसका क्या बनाना है? एनहाइड्रेट। मतलब आपको H2SO3 का क्या बनाना है? एनहाइड्रेट बनाना है। देखो, हाइड्रेट का मतलब होता है जल और एनहाइड्रेट का मतलब होता है जल को निकालना। तो हमें बस क्या करना है? इस H2SO3 में से किसे निकालना है? जल को निकालना है। जैसे आप इस H2SO3 में से जल को निकाल दोगे, आपका एनहाइड्रेट बन जाएगा। हाँ, तो देखो, जल क्या होता है आपका? H2। इस H2SO3 में से H2 भी निकल गया, O भी निकल गया, क्या बचेगा? केवल SO2 बचेगा। तो यदि आपको पूछता है सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्रेट क्या होता है, तो क्या होता है आपका? SO2 होता है। अब हमें इसकी क्या बताना है? अम्लीय व्यवहार को बताना है। हाँ, तो अम्लीय व्यवहार को कैसे बता सकते हो आप? H2SO3 लिख लो। देखो, क्या हो जाएगा आपका? H2SO3 यदि एक H+ का दान करता है तो क्या बना लेगा ये आपका? HSO3-। क्या बना लेगा? HSO3-। अब यदि ये वाला HSO3- फिर से एक H+ का दान करता है तो क्या बना लेगा? H++। ये वाला H तो निकल गया, केवल क्या बचेगा? SO3-2- बचेगा। क्या बचेगा? SO3-2-। हाँ, तो यदि अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करने बोलते हैं तो आपको H+ को दान करते जाना है, जब तक निकलेंगे तब तक। तो ये क्या हो गया आपका? सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। तीसरा ऑक्सो अम्ल है हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल। देखो, जैसे कि आपका क्या होता है? H2SO4, ये क्या आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल है। हाँ, अब इसमें से यदि मैं एक ऑक्सीजन को निकाल दूं तो क्या बचेगा आपका? H2SO3। इसे कहते हैं आपका सल्फ्यूरस अम्ल। हाँ, और जब मैं इस सल्फ्यूरस अम्ल में से और एक ऑक्सीजन को निकाल देता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये H2SO2। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आपका हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। मतलब H2SO4 में से एक ऑक्सीजन को कम किए तो सल्फ्यूरस अम्ल, और एक ऑक्सीजन को कम कर दिए तो हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल। तो हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल का सामान्यतः सूत्र क्या होता है? H2SO2 होता है। अब देखो, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? संरचना के बारे में। किसकी संरचना होती कैसी है? देखो, आपके जितने भी ऑक्सो अम्ल होते, चाहे फास्फोरस के पढ़ो, सल्फर के पढ़ो, जो भी ऑक्सो अम्ल होते हैं उसमें याद रखना डबल बॉन्ड O हमेशा होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड O हमेशा होता है। यदि हम सल्फर के ऑक्सो अम्ल की बात करें तो S डबल बॉन्ड O हमेशा आपको संरचना में दिखाई देगा। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल की बात करेंगे तो P डबल बॉन्ड O हमेशा आपको दिखाई देगा। हाँ, लेकिन हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल इस मामले में अपवाद है, सबसे अलग है। अब वो कैसे? कि इसमें कोई भी S डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता, जबकि आप इस
ऑक्सो अम्ल के अलावा जो भी ऑक्सो अम्ल देखोगे ना उसमें आपको एस डबल बॉन्ड ओ जरूर मिलेगा। हाँ, तो इस ऑक्सो अम्ल में, सल्फर के इस ऑक्सो अम्ल में एस डबल बॉन्ड ओ नहीं पाया जाता। हाँ, तो एस डबल बॉन्ड ओ नहीं पाया जाता, तो इस प्रकार से संरचना हो सकती है SOH और इधर आपका OH, H2SO2। यही तो है कि आपका हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल है। देखो सल्फर अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 6 बंध बना सकता है। और यदि 6 बंध बना सकता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लिया? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इसके ऊपर आपके आ जाएंगे। तो हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर के ऊपर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। आपका पहला और ये आपका दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये हो गई इसकी संरचना। अब देखो इसकी बात करेंगे हम आपके क्षारकता की। क्षारकता या जिसे एन फैक्टर कहते हैं। तो क्षारकता क्या होती है? H+ प्रदान करने की संख्या। कितना H+ प्रदान कर सकता है? तो ये कितना H+ प्रदान कर सकता है? केवल 1 2, केवल 2 ही H+ प्रदान कर सकता है। तो क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे इसका संकरण। संकरण क्या है? देखो संकरण के लिए क्या देखते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध। देखो इस सल्फर के पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? 2, 1 और ये 2, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो आ जाएगा 2 प्लस सिग्मा बंध कितने हैं? पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा। तो यहाँ पर कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा हो गए। तो 2 + 2 4। अब हमें 4 को बांटना है sp में, तो कि संकरण क्या हो जाएगा? sp3। 3 + 1 4, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3। इसके आधार पर यदि मैं ज्यामिति बताऊं तो ज्यामिति क्या हो जाएगी आपकी? चतुष्फल की। बिल्कुल, कितनी हो जाएगी ज्यामिति आपकी? चतुष्फल की हो जाएगी। अब इसका क्या निकालना है हमें? ऑक्सीकरण संख्या, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो ध्यान से देखना, इस सल्फर से कौन कौन जुड़ा है आपका? केवल ऑक्सीजन जुड़ा है और ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा है, तो केवल उन पे फोकस करो। हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन पे भी फोकस नहीं करना है। तो देखो यदि मैं ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना रहता है? -2। लेकिन ये वाला -2 2 भागों में विभक्त हो रहा है। एक जा रहा है हाइड्रोजन के पास -1 और एक जा रहा है सल्फर के पास -1। तो कितने का योगदान है? केवल -1 का योगदान है इस ऑक्सीजन का इस सल्फर के पास, है ना। वैसे इस ऑक्सीजन का होता कितना? -2, लेकिन एक -1 जा रहा है हाइड्रोजन के पास, एक -1 जा रहा है सल्फर के पास। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -1 है। तो -1 -2। अब -2 को पलट दो तो क्या हो जाएगा आपका? +2। तो यहाँ पर जो आपके सल्फर की ऑक्सीकरण अंक निकलेगी, ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगा, वो कितनी निकलेगी आपकी? +2 निकलेगी। कितनी निकलेगी? +2 आपकी निकलेगी। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिए? ऑक्सीकरण अंक निकाल लिए, आपकी क्षारकता भी निकाल लिए, संकरण भी और आपकी ज्यामिति भी। हाँ, तो आपको यही चीज बतानी रहती। संरचना, नाम, जो आपका सूत्र है, क्षारकता या जिसे एन फैक्टर भी कहते हो, संकरण, बस। तो ये हो गया आपका तीसरा ऑक्सो अम्ल। देखो चौथा है आपका कैरो अम्ल। क्या है आपका? कैरो अम्ल, या इसका और एक नाम है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल चौथा ऑक्सो अम्ल आपका कैरो अम्ल, या इसे पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका जो साधारणतः सूत्र होता है वो क्या होता है? H2SO5। क्या होता है? H2SO5 होता है। हाँ, अब समझना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पर ऑक्सो। क्या लिखा है? परऑक्सो। परऑक्सो मतलब परऑक्साइड से मतलब है। हाँ, और परऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ी रहती है तो इसे क्या कहते हैं? परऑक्साइड कहते हैं। मतलब यहाँ पर परऑक्सो आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? O सिंगल बॉन्ड, O डायरेक्टली क्या होगा आपका? इस प्रकार से जुड़ा होगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखा है? मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है एक सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है आपका? S डबल बॉन्ड O, नीचे भी आता है आपका डबल बॉन्ड O, इधर आता है आपका OH आता है। देखो बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है आपका? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर रहता है आपका OH, इधर भी रहता है आपका OH। ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर क्या है? मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब इस प्रकार का एक सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, साथ ही साथ उसमें हमें परऑक्सो को भी रखना है। किसे रखना है? परऑक्सो। परऑक्सो का मतलब O और आपका O डायरेक्टली जुड़े रहेंगे, और मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल मतलब एक सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है आपका?
जो आपका इधर वाला ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आपका फिर इधर कैसा है, तो यहाँ पर हमें क्या लगा देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन लगा देनी पड़ेगी। हाँ, तो ये क्या बन गया आपका परऑक्सो, मतलब ये, और ये हो गया आपका एक सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि आप इस ऑक्सीजन को छिपा देते तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ही बनता है। हाँ, इसलिए ये क्या होता है आपका कैरोज एसिड या कैरो अम्ल। देखो H2SO5, 5 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक आपका सल्फर है, तो ये हो जाएगी इसकी संरचना। और याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले परऑक्सो बना लेना इस प्रकार से और एक सल्फ्यूरिक अम्ल बना देना। सल्फ्यूरिक अम्ल का इधर वाला हिस्सा, ये वाला एच बच जाएगा, तो इस एच को यहाँ पर लगा देना, तो ये क्या हो जाएगी इसकी संरचना कैरोज अम्ल की। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, संकरण निकालना है। क्या निकालना है, संकरण निकालना है। तो यदि मैं संकरण की बात करूं तो यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा हमें, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, दो चीज, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और सिग्मा बंध कितने हैं। देखो इस सल्फर के ऊपर क्या कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नहीं है, तो आंसर कितना होगा 0 प्लस सिग्मा बंध गिनो, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, सिग्मा सिग्मा, है ना, दो बंध में पहला सिग्मा होता है दूसरा पाई होता है, पहला सिग्मा होता है दूसरा पाई होता है। तो इस सल्फर ने कितने सिग्मा बंध बनाए रखा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध बनाए रखा है। तो 4 सिग्मा बंध, 4 + 0 4। हाँ, तो 4 को बांटो, किस प्रकार से बांटोगे, sp3। हाँ, संकरण क्या हो जाएगा आपका sp3। और यदि मैं ज्यामिति की बात करूं तो क्या हो जाएगा, हाँ, चतुष्फलीय चतुष्फलकीय। हाँ, ये हो जाएगी आपकी ज्यामिति। अब हमें क्या निकालना है, आपका एन फैक्टर या जिसे क्षारकता भी कहते हैं, वो कितनी हो जाएगी 2। इस बार भी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अधिकतर ये वाला अम्ल कितने हाइड्रोजन निकाल सकता है, 2 हाइड्रोजन निकाल सकता है। इसे H+ के रूप में निकालेगा, इसे H+ के रूप में निकालेगा, तो एन फैक्टर या जिसे हम क्षारकता कहते हैं उसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। हाँ, तो देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन का योगदान कितना होगा इस सल्फर में, -2। इस ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। इस ऑक्सीजन का कितना होगा, -1। हाँ, देखो, और जब भी आपका परऑक्साइड होता है, जब भी आपकी एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ी रहती है, इसे परऑक्साइड कहते हैं। और परऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर रहता है -1, दूसरे ऑक्सीजन पे रहता है -1, तो आपके इस ऑक्सीजन पे भी क्या होगा, आपका -1 ही होने वाला है। बात है समझ में, जोड़ लो, -1 -1 -2 -2 -4 -2 -6। हाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई आपकी, -6। अब इसे पलट दो तो वो कितनी हो जाएगी आपका +6। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6। सल्फर के साथ जो जुड़ा है केवल उसका योगदान देखो, इस O को भी मत देखो, कोई योगदान नहीं इसका, इस H को भी मत देखो, इस H को भी मत देखो, बस इनको देखो, बाकी किसी को मत देखो। हाँ, अभी तो आप ऐसे अम्ल पढ़ रहे हो जिनमें एक ही सल्फर है, जब 2 सल्फर आ जाएगा ना वहां पर आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए आप इसी प्रकार से निकालो। हाँ, जितने लोग इनसे जुड़े हैं उसके हिसाब से निकालो, नहीं तो यहाँ पर पता है ऑक्सीकरण अवस्था दूसरा निकालने का भी तरीका है जो आज तक हम करते आ रहे। क्या करते आ रहे, सल्फर की निकालना है तो इसको क्या मान लो, x मान लो। हाँ, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। ये वाले ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। ये वाले ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। इस हाइड्रोजन कितना होती है, +1। इस वक्त +1 हो गया हाइड्रोजन का। ये वाला ऑक्सीजन का कितना, -1 लेना है इसका, क्योंकि परऑक्साइड के रूप में, इसका -1 और इसका कितना हो जाएगा, +1। सबको जोड़ो, -2 -6। अब देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसल, इससे ये क्या हो गया, कैंसल, बराबर 0। तो -2 कितना होगा, -6। और जब -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = +6। चाहे इस तरीके से निकाल लो या इस तरीके से निकालो। हाँ, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, दर्द तो कान ही देने वाला है। हाँ, तो वैसे ही है, आप ऑक्सीकरण अवस्था चाहे इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन गड़बड़ यहाँ कब होती है, जब आपका 2 प्रकार के क्या आ जाते, सल्फर आ जाते, फिर वहां पर प्रॉब्लम होती है ना। आपको इस सल्फर की अलग निकालना रहता है, इस सल्फर की अलग निकालना रहता है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस इतना ध्यान रखो कि इस सल्फर से जो जो लोग आपका जुड़े हैं केवल और केवल उन्हीं पर ध्यान दो, बाकी इस ऑक्सीजन पे ध्यान मत दो, इस हाइड्रोजन पे भी नहीं, इस हाइड्रोजन पे भी नहीं, इसको -1 मानो। तो ये क्या हो गया आपका कैरो अम्ल, क्या हो गया, कैरोज अम्ल। अब देखो यदि मैंने इसका क्या कर दिया, जल अपघटन कर दिया, क्या कर दिया, जल अपघटन कर दिया। जल अपघटन का मतलब होता है इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराने वाले हैं, जल के साथ कराने वाले। तो क्या होगा, देखो जल क्या होता है आपका, H2
H2 को हम कैसे लिख सकते हैं, H प्लस और आपका OH माइनस। देखो बंध टूटता है आपका यहाँ से, ये होता है आपका माइनस वाला पार्ट, ये वाला होता है प्लस वाला पार्ट। अब बताओ प्लस के पास कौन जाएगा, ये वाला माइनस जाएगा, और इस के पास कौन जाएगा, माइनस के पास ये वाला प्लस जाएगा। तो फाइनली जो हमारा उत्पाद बनेगा कौन कौन बनेगा, OH, ये आपका O है और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा आपका H। ये क्या बना, H2O2 बना, H2O2। और H2O2 को क्या कहते हैं आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाँ, साथ ही साथ देखना ये वाले प्लस के पास कौन जाएगा, ये आपका ये वाला माइनस जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका H2SO4 बन जाएगा, बनेगा। देखो एक O, दूसरा O, तीसरा O और चौथा O आपका ये वाला, 4 O हो गए, एक सल्फर है और आपका ये वाला एक हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन, तो क्या बन गया H2SO4। तो आप यदि कैरो अम्ल का क्या करवाते हो, जल अपघटन करवाते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है H2O2 और आपका H2SO4 प्राप्त होता है। ये क्या हो गया आपका चौथा ऑक्सो अम्ल। अब पढ़ेंगे हम पांचवें ऑक्सो अम्ल के बारे में, देखना। देखो नेक्स्ट है आपका मार्शल अम्ल, या जिसे पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। देखो सबसे पहले समझना पर ऑक्सो मतलब क्या होता है, जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं पर ऑक्सो। तो हमने बना ली पर ऑक्सो। अब डाइसल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कितने सल्फ्यूरिक अम्ल होंगे यहाँ पर, 2। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में S रहता है, डबल बॉन्ड O रहता है, डबल बॉन्ड O रहता है और यहाँ पर आपका OH रहता है। उसी प्रकार से ये हो गया पहला सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ये होता है आपका मार्शल अम्ल, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ देखो हाइड्रोजन कितनी यहाँ पर आपकी 2 है, सल्फर यहाँ पर कितने आपके 2 है, और आपके ऑक्सीजन कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 O8, ये होता है आपका मार्शल अम्ल। H2S2O8 पर ऑक्सो, तो आपको एक परऑक्साइड बना लेना है। डाइसल्फ्यूरिक मतलब 2 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है आपको। हाँ तो ये किसकी संरचना हो गई आपकी, मार्शल अम्ल या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल की। ये हो गई संरचना। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एन फैक्टर, या जिसे हम क्षारकता कहते हैं। क्षारकता कितनी हो जाएगी 2, और क्षारकता 2 की होगी क्योंकि ये वाला मार्शल अम्ल अधिकतम 2 हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल सकता है ना। यदि 2 को बाहर निकाल सकता है तो क्षारकता या एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, संकरण निकालना है। अब देखो यहाँ पर संकरण दोनों सल्फर का आपको निकालना पड़ेगा, इस सल्फर का भी, इस सल्फर का भी। तो देखो यदि मैं बात करूं इस सल्फर की, तो इस सल्फर की निकालूंगा तो क्या गिनना पड़ेगा, लोन पेयर प्लस आपके सिग्मा बंध। ये होता है आपका तरीका क्या निकालने का, संकरण। तो देखो इस सल्फर के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 0, लोन पेयर 0 है, प्लस सिग्मा बंध गिनो, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, 4 क्या है सिग्मा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 सिग्मा बंध। 0 + 4 कितना होता है 4, 4 को बांट दो sp में तो क्या हो जाएगा sp3। मतलब इस सल्फर का जो संकरण है वो क्या आपका sp3 है। हाँ उसी प्रकार से यदि मैं इसकी भी बात करूं तो इसका भी संकरण क्या होगा आपका sp3 की होगा। यहाँ पर भी करके देख लो, इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है 0 है। सिग्मा बंध गिनो, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, क्योंकि ये क्या होगा पाई होगा। 2 बंधों में पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 क्या है सिग्मा है, तो 0 + 4 4, तो इसका भी संकरण कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। हाँ अब हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर हमें दोनों की निकालनी पड़ेगी। पहला ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेगा इस सल्फर के लिए और फिर इस सल्फर के लिए। तो देखना इस सल्फर के लिए निकालूंगा तो इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -1 और आपके इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -1, है ना। इस सल्फर में इस ऑक्सीजन का -1, इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2 और इस ऑक्सीजन का -1। इस ऑक्सीजन का -1 के लिए ले रहे क्योंकि आपका परऑक्साइड है और परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 रहता है। तो -2 -2 -1 कितना हो जाएगा -6, और -6 जब पलटेगा तो कितना हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा। मतलब इस सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था हो गई वो कितनी हो गई आपकी +6 हो गई। हाँ इस सल्फर की निकालेंगे तो कितनी होगी, वही करो, ये वाला ऑक्सीजन -2, ये वाला ऑक्सीजन -2, ये वाला ऑक्सीजन -1, ये वाला ऑक्सीजन -1, -6 को पलट दो तो +6। तो यदि मैं बात करूं इस सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था की तो कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा।
आपको ये देखना रहता है संरचना, उनका नाम लिखना रहता है, अणुसूत्र लिखना रहता है, क्षारकता बतानी रहती है, संकरण बताना रहता है और ऑक्सीकरण अंक बताना रहता है। हाँ, अब यदि हम क्या करें, इसका जल अपघटन करें, क्या करें, जल अपघटन करें, तो क्या होगा। देखो जल अपघटन पे हमेशा याद रखना, जो बंध टूटता है ना वो यहाँ का टूटता है आपका। कहाँ का टूटता है आपका, यहाँ से आपका टूट जाता है बंध आपका। हाँ, तो देखो जल अपघटन में क्या होता है आपका, H2O, H प्लस OH माइनस, ये मौजूद रहता है आपका। तो देखो यहां पर यदि हम बांटना चाहेंगे तो इसके ऊपर क्या रहता है, माइनस का 1, और तो इसके ऊपर क्या रहेगा आपका, प्लस का रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाले प्लस के पास ये वाला माइनस चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका H2SO4 बन जाएगा, ये आपका H2SO4 प्लस ये वाला जो H प्लस है वो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन जाएगा, देखना है S डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये आपका O, ये वाला आपका O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका H जुड़ जाएगा। हाँ, इस वाले पार्ट के साथ कौन जुड़ा है, ये वाला H जुड़ा है, H प्लस जुड़ा है। तो ये क्या है, अभी हमने पढ़े हैं H2SO5 है ये आपका H2SO5। हाँ बिल्कुल, ये क्या आपका कैरो अम्ल है। तो यदि आप क्या करते हो, इसका जो मार्शल अम्ल का जल अपघटन करते हो तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है, कैरो अम्ल। अब इसका क्या कर लेंगे, हम फिर से जल अपघटन कर लेंगे। फिर से यदि हम जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा H प्लस, इधर पे आ जाएगा OH माइनस। हाँ, क्या बन जाएगा आपका H2O2 जैसे कि पहले बना था, और आपका क्या बन जाएगा H2SO4। हाँ, यहाँ पर H2SO4 कैसे बना वो समझ में आया, हमने OH माइनस दिए इसे, तो OH माइनस जब इसे देंगे तो देखो ये आपका पहला H, दूसरा H, H2, और ये आपका एक S और आपके 4 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया आपके H2SO4, और आपका इधर वाला पार्ट क्या बन गया आपका कैरोस एसिड। हाँ, और हमने जब इसका क्या किया, फिर से जल अपघटन की। जल अपघटन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, तो आपका H प्लस वाला पार्ट चले गया इस माइनस वाले के पास, तो क्या बन गया आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये वाला जो आपका OH वाला पार्ट था, OH माइनस वाला पार्ट था, वो चले गया इस प्लस वाले के पास, तो फिर से क्या बन गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया। बात है समझ में। तो ये क्या आपका मार्शल अम्ल। अगला है आपका ओलियम। ओलियम, देखो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2S2O7। क्या होता है, H2S2O7। यदि मैं मार्शल अम्ल की बात करूं तो उसका सूत्र क्या होता था, H2S2O8 होता था। लेकिन ओलियम का क्या होता है, H2S2O7। मतलब जब हम इस मार्शल अम्ल में से क्या निकाल लेते हैं, एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, ओलियम बन जाता है। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं किसकी संरचना, आपकी मार्शल अम्ल की संरचना बना लेते हैं। वो क्या होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, ये आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O, ये आपका OH डबल बॉन्ड O है। अब ये किसकी संरचना होती है आपकी, H2S2O8 मार्शल अम्ल की होती है। अब हमें बस एक ऑक्सीजन को निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, यहां से एक ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। क्या बन गया आपका H2S2O7। क्या बन गया, H2S2O7 आपका बन गया। ये क्या हो गई, इसकी संरचना हो गई ओलियम की। अब किसकी बात कर लेते हैं, क्षारकता। क्षारकता कितनी हो जाएगी इसकी, 2। क्षारकता 2 की होगी क्योंकि अधिकतम ओलियम 2 हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकाल सकता है, और जितने भी H प्लस के निकलने वाली संख्या होती है वही क्या होती है, आपकी क्षारकता होती है। इसे एन फैक्टर भी कहते हैं। संकरण की बात करूं तो यहाँ पर दोनों सल्फर का संकरण क्या होगा, sp3 होने वाला है। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। कितने सिग्मा बन बना रहे हैं, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, 4 सिग्मा होंगे, तो 4 को sp में बांटो तो sp3। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस सल्फर के ऊपर आपका एक भी क्या नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। हाँ, यदि मैं सिग्मा गिनूं तो पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, 4 सिग्मा है। अब 4 सिग्मा को बांट दो तो क्या हो जाएगा, आपका संकरण sp3 ही निकल जाएगा। तो दोनों में संकरण क्या है, आपका sp3 है। अब यदि मैं बात करूं आपके ऑक्सीकरण अंक की, तो ऑक्सीकरण अंक भी आपका दोनों का कितना होने वाला है, +6 ही होने वाला है। क्यों होने वाला है +6, देख लो। यदि मैं इस सल्फर की बात करूं तो आपका ये वाला ऑक्सीजन देगा -2, ये वाला ऑक्सीजन देगा आपका -2, ये वाला ऑक्सीजन देगा आपका -1, ये देगा आपका -1 देगा आपका। तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -6, और -6 का पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे तो क्या होगा,
माइनस का 2 इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का माइनस का 2, इस ऑक्सीजन का माइनस का 1, इस ऑक्सीजन का माइनस का 1, कितना हो जाएगा आपका प्लस का 6 हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, बेसिक क्षारकता, संकरण, ऑक्सीकरण, ये आपको हमेशा निकालना है। हाँ, अब देखो यदि हम क्या करते हैं, इस ओलियम का जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, ओलियम का जल अपघटन करते तो क्या होता है। देखो जल अपघटन का मतलब होता है जल जोड़ना, जल को तोड़ दो H+ और आपके OH- में। बंद हमेशा कहां से तोड़ना है, आपको यहां से तोड़ना है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है माइनस, इसके ऊपर क्या रहता है आपका प्लस रहता है। तो बताओ इस प्लस वाले के पास कौन जाएगा आपका, ये वाला OH-, तो क्या होगा S डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ये वाला आपका -OH जुड़ जाएगा, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा आपका, ये वाला H+, तो क्या बन जाएगा देखना आपका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, ये आपका ऑक्सीजन, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा आपका H+, तो आपके दो किसका निर्माण होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। दो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी आपका H2SO4 है, ये भी आपका H2SO4 है। तो जब आप ओलियम का क्या करते हो, जल अपघटन करते हो, तो आपको दो सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु प्राप्त होते हैं। बात आई समझ में। जब आप संस्पर्श प्रक्रम पढ़े थे, हाँ, तब जब हमने ओलियम का क्या किए थे, जल अपघटन किए थे, ओलियम का जल अपघटन करने पर आपको दो सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु प्राप्त हुए थे। तो ये क्या है आपके सल्फर के 6 ऑक्सो अम्ल। इन 6 में से आपको किसी भी 5 ऑक्सो अम्लों के नाम, संरचना सूत्र, क्षारकता, ऑक्सीकरण संख्या, अम्लीयता सब कुछ लिख के आना रहता है।